अब देखो इस चैप्टर में छोटा छोटा 2 टॉपिक बचा है। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। तो ऊष्मीय प्रभाव संबंधी जो जूल के 3 नियम हैं उसकी चर्चा हमने कर दिया। विद्युत शक्ति को हम लोग परिभाषित कर लिए, विद्युत ऊर्जा के मात्रा की चर्चा कर लिए। अब जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर अन्य युक्तियाँ कार्य करती है जिससे आप परिचित हैं। जैसे विद्युत बल्ब है, उसमें फिलामेंट लगा रहता है टंगस्टन का, तो वहाँ भी जब फिलामेंट से करंट जाती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, उससे लाइट भी हम लोग को प्राप्त होता है। आप इलेक्ट्रिक आयरन देखे हैं, वही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यानी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो हीटर होते थे जिसमें कॉइल था नाइक्रोम का, वहाँ भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के आधार पर ही वो बेस्ट था। जो महत्वपूर्ण एक युक्ति है जिसका उपयोग जो है हर घर के मुख्य परिपथ के साथ या हर डिवाइस के मुख्य परिपथ के साथ यूज किया जाता है और जिसके बारे में कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उसका नाम है फ्यूज। कई बार पूछा है फ्यूज क्या है, तो उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे थोड़ा। फ्यूज, तो देखो ये फ्यूज कुछ नहीं, यह टीन और लेड के मिश्र धातु, ये दोनों धातुएं मिलाकर के मिश्र धातु बनाई जाती है। उसी मिश्र धातु का बना हुआ एक तार होता है जिसका प्रतिरोध और गलनांक जो है कम होता है। इसे हमेशा विद्युत परिपथ में मुख्य परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अलग अलग विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध एक फ्यूज तार जो है बनाए जाते हैं। अगर मान लो कोई फ्यूज पर लिखा है 3 एम्पियर, इसका मतलब क्या है कि अधिकतम 3 एम्पियर तक धारा इससे जा सकती है। इससे अधिक धारा जैसे वहाँ पर आएगी, यह जो आपका तार है यानी जो फ्यूज है वो मेल्ट कर जाएगा, गल जाएगा और वहाँ पर परिपथ भंग हो जाएगा। तो आगे जो है जब धारा जाएगी नहीं तो आगे जो भी आपकी युक्तियाँ हैं वो जलने से क्या होती है, बच जाती है। तो एक तरह से ये एक सेफ गार्ड का काम करता है परिपथ में। अगर प्रॉपर रूप से फ्यूज बना हो तो फ्यूज ही गलना चाहिए, कोई घर का डिवाइस नहीं जलना चाहिए ज़्यादा करंट आने पर। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एरर के चलते फ्यूज पर लिखा तो है 3 एम्पियर लेकिन 5 एम्पियर गुजर जाता है, फ्यूज यूँ का त्यों लगा रहता है। लेकिन इसका काम यही है, एक सुरक्षा प्रदान करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का, इलेक्ट्रिकल डिवाइसों का, ताकि उससे अधिक धारा जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करे ये मेल्ट कर जाए, परिपथ क्या हो जाए, भंग हो जाए। तो फ्यूज क्या है, तो यह टीन तथा लेड के मिश्र धातु का बना हुआ एक तार होता है जिसका प्रतिरोध तथा गलनांक कम होता है। इसे मुख्य परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। जब परिपथ में आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है तब फ्यूज गल जाता है, जिसके फलस्वरूप परिपथ भंग हो जाता है और युक्तियां
जलने से बच जाती है। यह टीन तथा लेड के मिश्र धातु का बना हुआ एक तार होता है जिसका प्रतिरोध तथा गलनांक कम होता है। इसे मुख्य परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। जब परिपथ में आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है तब फ्यूज गल जाता है, जिसके फलस्वरूप परिपथ भंग हो जाता है और युक्तियां जलने से बच जाती है। मेन काम इसका यही है। अब इसके बाद जो दूसरा एक टॉपिक है, कार्बन प्रतिरोधक एवं इनका कलर कोड। देखो, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक डिवाइस युक्ति देखे होंगे तो उसमें छोटे छोटे बेलनाकार कई रंगीन धारियों की एक युक्ति जुड़ी रहती है और वही है कार्बन प्रतिरोधक। तो कार्बन प्रतिरोधक क्या है? तो कार्बन प्रतिरोधक जो है एक ऐसा प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध लगभग नियत रहता है। तापक्रम परिवर्तित होने से इसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है। अब प्रश्न है कि कार्बन प्रतिरोध बनता कैसे है? तो बेलनाकार प्लास्टिक के खोल में जो कैप्सूल की आकृति के होता है, कार्बन को भर करके इसका निर्माण किया जाता है। इसके दोनों सिरों पर धातु के पतले पतले छोटे छोटे तार लगे रहते हैं, जिनकी सहायता से इसे परिपथ में संयोजित किया जाता है। अब हर कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है ये लिख करके नहीं, बल्कि उस प्रतिरोध को इस पर अधिकतम 4 रंगीन धारियां बना करके दर्शाया जाता है। अलग अलग रंगों के लिए अंक अलग अलग निर्धारित है। एक सिरा की धारी का रंग फिक्स है, या तो वह रंग जो है सुनहला होता है या चांदी की तरह होता है, या उस धारी में कोई रंग नहीं भरा रहता है। अब जो शेष 3 धारियां बच गई, तो इस किनारे के ठीक विपरीत किनारे की जो रंगीन धारी है, पहली धारी, उसके लिए जो अंक निर्धारित है उसके स्थान पर वो अंक लिख दिया जाता है। फिर दूसरी धारी के अंक को भी दूसरे के स्थान पर, यानी 2 लगातार अंक हो गए। तीसरी धारी के रंग के लिए जो अंक निर्धारित है वो 10 के घात को सूचित करता है और वो पहले 2 अंकों के साथ 10 के घात के रूप में गुणक रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार से उस प्रतिरोध को पढ़ते हैं हम लोग। जो चौथी धारी है वह प्रतिरोध की सहिष्णुता का मतलब होता है कि जो भी प्रतिरोध वहां पर अंकित है उससे कितना प्लस माइनस, यानी कितना कम या अधिक, कितना परसेंट वो वैरी कर सकता है, परिवर्तित हो सकता है। तो जो पहला सुनहला रंग अगर है धारी का तो वो सहिष्णुता 5%, अगर वो चांदी की तरह है तो 10%, और चौथी धारी में अगर कोई रंग नहीं है तो उसके लिए सहिष्णुता 20%। तो ये कार्बन प्रतिरोधक प्लास्टिक के बेलनाकार खोल में कार्बन भरकर बनाए जाते हैं। इनके दोनों सिरों पर धातु के पतला तार लगे रहते हैं, जिनकी सहायता से इसे परिपथ में संयोजित किया जाता है। कार्बन प्रतिरोधक
का प्रतिरोध प्रायः नियत रहता है। इसके प्रतिरोध को इसके ऊपर अधिकतम 4 रंगीन धारियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। कार्बन प्रतिरोधक प्लास्टिक के बेलनाकार खोल में कार्बन भरकर बनाए जाते हैं। इनके दोनों सिरों पर धातु के पतला तार लगे रहते हैं, जिनकी सहायता से इसे परिपथ में संयोजित किया जाता है। कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध प्राय नियत रहता है। इसके प्रतिरोध को इसके ऊपर अधिकतम 4 रंगीन धारियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। अब इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अभी समझाए आपको। तो देखो, अलग अलग रंगों के लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं उसकी सारणी किताब में भी दी गई है। यहां भी हम लिख देते हैं। कलर डिजिट, उसके लिए अंक, ये मल्टीप्लायर गुणक, और ये हो गया टॉलरेंस सहिष्णुता। तो देखो, पहला रंग है ब्लैक, दूसरा ब्राउन, तीसरा रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ये 10 ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। अब इसके बाद गोल्डन सुनहला, सिल्वर और नो कलर। ब्लैक के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनके लिए कोई डिजिट नहीं। मल्टीप्लायर 10 के पावर 0 यानी 1 हो गया। ये 10 के पावर 1, 10, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 6, 7, 8, 9। अब इसके लिए 10 के पावर -1, 10 के पावर -2। अब टॉलरेंस, ये अगर रहेगा तो 5%, ये रहेगा तो 10%, और कोई कलर नहीं है तो 20%। कहिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे प्रतिरोध को। तो उदाहरण के रूप में आपको मान लो एक फिगर दे दिया, ये एक प्रतिरोधक दर्शा दिया, इस पर ये 4 धारियां बनी हुई हैं। तो देखो, हमने आपको समझाया कि जब भी कोई प्रतिरोधक होगा उसके एक सिरा पर ध्यान दीजिएगा,
एक सिरे की धारी या तो सुनहला होगी गोल्डन, या तो उसका रंग चांदी की तरह होगा, या उस धारी में कोई रंग नहीं भरा रहेगा। तो मान लो यह जो धारी है इसका रंग है गोल्डन, ये सुनहला। अब शेष 3 धारियां बच गई, इनका रंग कोई भी हो सकता है। मान लो यहां पर येलो है, ऑरेंज है और ये रेड है। पहली धारी, दूसरी और तीसरी, ये तो चौथी हो गई। अब देखो ये जो पहली जो 2 धारियां हैं, इनके लिए यहां पर जो भी अंक निर्धारित है, प्रतिरोध के लिए वो अंक हूबहू वहां लिखे जाएंगे। तो इसका प्रतिरोधक का प्रतिरोध R बराबर, तो येलो के लिए कितना रंग 4 है, और ऑरेंज के लिए कितना है 3 है। तो 4 और 3 ये 43 यानी 43 हो गया। अब तीसरी धारी में जो भी रंग है वह 10 के घात का सूचक है, और वह इन दोनों अंकों के साथ गुणक रूप में, मल्टीप्लायर के रूप में लिखा जाएगा। तो रेड का अंक है 2, तो इसका गुणक क्या हो गया 10 के पावर 2, तो गुना 10 के पावर 2। तो इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध आपने पढ़ लिया कितना, 43 गुना 10 के पावर 2 ओम। लेकिन चौथी धारी बताए थे सहिष्णुता प्रतिरोध कितना इसका अधिक कम हो सकता है, तो प्लस माइनस। अगर रंग गोल्डन है तो सहिष्णुता कितना परसेंट, 5%, तो 5%, इतना ओम इसका मान हो गया। तो कई बार 1 नंबर में पूछ दिया है ये प्रतिरोधक बना करके, और कहेगा कि इसका प्रतिरोध कितना है, इसको पढ़ करके बताइए। तो इस प्रकार से ये जो हम लोग का चैप्टर है, इसमें जो भी बातें पढ़नी थी वो समाप्त हो गई। इससे जो है मुख्य रूप से 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनता है। एक प्रश्न है किरचॉफ के नियमों को लिखें तथा इन नियमों का उपयोग कर व्हीट स्टोन सेतु परिपथ के संतुलन का शर्त ज्ञात करें। और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है विभव मापी क्या है, इसके बनावट की व्याख्या करें, और विभव मापी के द्वारा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने की विधि का वर्णन करें। अब इसमें जो भी हम लोग पढ़े, एक बार थोड़ा सा समरी। थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। मान लो इसमें हम लोग पहला सूत्र क्या पढ़े, तो पहला चीज हम लोग परिभाषित किए हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का परिभाषा हम लोग क्या दिए थे, प्रति एकांक समय में चालक के किसी काट से प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है। तो यदि समयांतराल T में Q आवेश संचरित होता है तो पहला सूत्र I बराबर Q/T। दूसरा सूत्र बताए थे यदि चालक के किसी काट से प्रति सेकंड संचरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो Q के जगह पर सूत्र I = n, T 1 सेकंड हो गया। n क्या है, तो चालक के किसी काट से प्रति सेकंड संचरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या E इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण है। तीसरा सूत्र यदि समय के साथ काट से गुजरने वाला आवेश का परिमाण परिवर्तित होता है तो तात्क्षणिक विद्युत धारा I बराबर सूत्र लिखे थे लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा Q/डेल्टा T dQ/dt। विद्युत धारा से संबंधित ये 3 सूत्र। इसके बाद विद्युत धारा घनत्व को हम लोग परिभाषित किए थे। तो चौथा सूत्र यदि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है, तो विद्युत धारा घनत्व J बराबर I/A बताए थे। यह जो विद्युत धारा घनत्व है ये एक सदिश राशि है। पांचवा सूत्र हम लोग इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या अपवाह वेग को परिभाषित किए थे। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र के अधीन चालक के अंदर उपस्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गतिशील होते हैं
उसे अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहा जाता है। तो VD बराबर सूत्र निकाला गया था E टॉ बटा m बराबर E V टॉ बटा ml। इन राशियों की व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण है, कैपिटल E चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र है, यह जो टॉ है शांति काल है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इसमें भी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर है, L चालक की लंबाई है, चूंकि सूत्र E की जगह पर V/L हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, तब प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कही जाती है। उसे म्यू द्वारा सूचित किए थे, बराबर E टॉ बाई m। ये हो गई इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे ओम के नियम की। तो आप जानते हैं 7 नंबर सूत्र I = V/R। यहां पर I चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, V चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर है और R जो है वो चालक का प्रतिरोध है। इसके बाद R बराबर यही सूत्र V/I। इस प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा गया था। तो चालकत्व C बराबर 1/R = I/V। इसके बाद हम लोग परिभाषित किए थे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो वहां एक सूत्र आया था R = ρ L/A। यहां पर L चालक की लंबाई है, A उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, रो चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता है और R चालक का प्रतिरोध है। फिर इसी को हम लिखे थे ρ = RA/L। वहां बताए थे प्रतिरोधकता एक पदार्थ के लिए नियत होती है, पदार्थ बदलने पर ही इसका मान बदलता है। चालक की आकृति आकार बदलने से इस प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। तो सिग्मा बराबर सूत्र 1/ρ L/R × A। इसके बाद चालक के प्रतिरोध पर तापक्रम के प्रभाव की चर्चा के से संबंधित हम लोग सूत्र लिखे थे R2 बराबर R1 1 + α T2 - T1। यहां पर R1 और R2 क्रमशः T1 डिग्री C तथा T2 डिग्री C पर चालक के प्रतिरोध हैं और अल्फा चालक के पदार्थ का तापक्रम प्रतिरोध गुणांक है। अब वही अगर 0 डिग्री C से T अगर तापक्रम बदलता है तो इसी सूत्र को हम लोग लिख दिए थे RT बराबर R0 1 + α × T। यहाँ पर R0 तथा RT क्रमशः 0 डिग्री C तथा T डिग्री C पर चालक का प्रतिरोध है। इसी प्रकार से प्रतिरोधकता का भी हम लोग लिख दिए थे ρ2 = ρ1 1 + α T2 - T1 और ρT = ρ0 1 + α × T। अब इसके बाद कुछ और सूत्र हैं, उस सूत्र की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके बाद उस वीडियो में न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। तो करीब 3 वीडियो में न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर का बन जाएगा। तो शेष नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।